फ्रेंड्स, आप फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और उन कमेंट्स से मेरे को एक नई एनर्जी मिलती है। इसलिए प्लीज कमेंट्स तो देते रहिए, कमेंट्स देना बंद नहीं करना है। आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई बात समझ नहीं आई है, बोल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो वो नोट कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं 9414851961, ये व्हाट्सएप नंबर। तो आप इसको नोट भी कर लें और कमेंट्स लगातार देते रहें। ओके, तो आज के फिजिक्स के टॉपिक में हम पढ़ने वाले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक्चुअल में पीछे चार्ज की नेचर को पढ़ा था कि चार्ज की नेचर क्वांटाइज्ड होती है। बिल्कुल सही था, चार्ज की नेचर क्वांटाइज्ड होती है और चार्ज का क्वांटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, बहुत छोटा सा है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी छोटे लेवल पर बात अगर हम करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो चार्ज की नेचर 100% क्वांटा नेचर होती है। देयर इज नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो चार्ज की नेचर क्वांटा होते हुए भी उसको हम कंटिन्यूअस मान लेते हैं। कंटिन्यूअस क्वांटा कहते हैं जिसको गिना जा सके, काउंटिंग जिसकी की जा सके। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, ऐसे नहीं कह सकते 2.5 इलेक्ट्रॉन गए, 2.3 इलेक्ट्रॉन गए, ये नहीं कहा जा सकता। तो जिसको काउंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं क्वांटा, क्वांटाइज्ड नेचर। लेकिन अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पे, किसी लेंथ पे, किसी वॉल्यूम पर ऐसे किया हुआ है कि उनका एक स्मॉल एलिमेंट दूसरे स्मॉल एलिमेंट से नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर, तो ऐसी कंडीशन में हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी नेचर क्वांटाइज्ड होने के बाद भी चार्ज को कहते हैं आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं, समझ आ गई होगी बात, कि जब एक स्मॉल एलिमेंट चार्ज का, जब हमने स्मॉल एलिमेंट लिया और वो एक स्मॉल एलिमेंट दूसरे स्मॉल एलिमेंट से नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे होता है तो कहते हैं आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कंटिन्यूअस कहेंगे। यानी लगातार, नेग्लिजिबल डिस्टेंस मींस जिसको सेपरेट न कर सकें। एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ये है, दूसरा भी यहीं पे, तीसरा भी यहीं पे, चौथा, ऐसे लगातार, तो उनके बीच की डिस्टेंस को आप फाइंड नहीं कर सकते, तो कंटिन्यूअस बन गया। क्या बन गया वो? कंटिन्यूअस। तो हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने वाले। तो मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन किया हुआ है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एट माइक्रोस्कोपिक स्केल चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज की नेचर क्वांटाइज्ड होती है। बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक स्केल, if charge is distributed in such a way that the distance between two small elements is negligible, दो स्मॉल एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तो फिर आप कहेंगे उसको then this distribution of charge is said to be continuous charge distribution, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं बेटा। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करें हम कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से हो सकता है, कितने टाइप से हो सकता है। तो देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके से हो सकता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से हो सकता है। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक तो कहा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वायर पर, किसी लेंथ पर, कोई रिंग लिया, रिंग की सर्कमफियरेंस पर, मान लो आपके पास कोई वायर है, ये वायर है, और इस वायर पर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो इसको कहेंगे आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर कहीं कोई रिंग ले लिया और रिंग की सर्कमफेरेंस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो आप इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेंथ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मान लीजिए
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पर हो, सरफेस, मैंने ये सरफेस बना दिया, कोई भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, रेगुलर, इरेगुलर, कैसी भी हो सकती है, किसी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप बोलेंगे उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर मान लीजिए कहीं किसी वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड मान लो ये बॉल ले लिया मैंने, या कोई स्फीयर ले लिया, और इस स्फीयर पर बॉल सॉलिड, नॉट होलो, सॉलिड, और स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर, और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने वॉल्यूम पर, ये वॉल्यूम पर कर दिया, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेंथ पर है तो लीनियर, और सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये स्फीयर ही होता, हॉलो या सॉलिड जो भी, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सरफेस पर होता, ऐसे चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता, तो फिर आप इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम पर नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होगा उसी हिसाब से उसको नाम देंगे। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लेंथ पर है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पर है, ये सरफेस या ये सरफेस, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वॉल्यूम पर है तो आप बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहां पर हम इसको पढ़ क्यों रहे, क्या रीजन है? तो पीछे आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि कूलाम लॉ जब आप अप्लाई करते हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। लेकिन अगर बाई चांस आपको ऐसी कोई सरफेस मिल जाए, कोई रिंग मिल जाए, अभी एक एग्जांपल करेंगे रिंग के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, तो फिर कैसे करना होगा? तो मैंने वहां पे एक पॉइंट में लिखवाया था कि कूलाम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस बट इट कैन बी यूज फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज करेंगे, मैंने पीछे बोला भी था कि आगे हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई करते हैं, यानी फोर्स कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये सब बातें हम यहां पे जानने वाले हैं। ओके, तो बात कर रहे थे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो, ऑब्लिक सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, किसी रिंग की सर्कमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, देन इट इज सेड टू बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, सो इन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। The charge distributed per unit length is known as linear charge density, और linear charge density का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। linear charge density को लैम्डा से डिफाइन करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके, सो इफ लेट, ये मैंने मान लिया कि dq charge is distributed on the length dl, then linear charge density, तो मैंने यहां पे क्या किया, एक वायर लिया कोई, और उस वायर की लेंथ ली स्मॉल लेंथ dl, स्मॉल एलिमेंट ये dl है, और इस पर जो चार्ज है ये dq है। मैंने समझ लिया कि इस स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज है वो dq है, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? तो आप कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl, dq बाई dl। तो जब dl लेंथ पर चार्ज है dq, तो यूनिट लेंथ पर कितना हुआ? dl से डिवाइड, तो आपने कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl। स्केलर क्वांटिटी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है, और लैम्डा की यूनिट बनेगी ऐसा यूनिट कूलाम पर मीटर, ये कूलाम और ये मीटर, तो कूलाम पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो कूलाम के लिए होता है AT और मीटर के लिए L, तो L ऊपर जाएगा तो L-1 T1 A1, तो ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ओके, तो यहां पे अगर आपको जरूरत पड़े कभी तो ये DL को आप इधर भी लेके जा सकते हैं, जो आपने लिया है dq बाई dl, तो dl को इधर भी लाके ले सकते हैं, तो आपके पास आएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, ये लैम्डा dl आ जाएगा आपके पास। ओके, इन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लो ये पूरे वायर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता और हमें इसकी लेंथ पता होती, टोटल लेंथ इसकी L है,
टोटल चार्जेस पे क्यू। तो फिर उस कंडीशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन एल से निकालते हैं आप, क्यू अपॉन एल टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं उस कंडीशन में, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये आपके पास आंसर आ जाता। ओके, तो यहां पे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो dq को आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहां पे ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया वायर पे और डीएल लेंथ में चार्ज को मान लिया dq। मैंने r डिस्टेंस पे यहां पे इसके सेंटर को नाम दे दिया o से p डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया p, o से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया p, और इस p पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि अगर आप एयर ऑब्लिक वैक्यूम में बात करें तो 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए तो मैंने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए तो स्मॉल ही इंटेंसिटी आएगी। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dq, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो आप कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट जो हमने लिया है यहाँ पे ये वाला dq वाला, तो इसके कारण से p पॉइंट पे निकालना है। तो dq के कारण एट पॉइंट p, तो आप कहेंगे de वेक्टर इज इक्वल टू k q की जगह पे dq, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पे de लिखा है। तो d इज इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस यहां से और यहां तक ये r है, तो अपॉन r स्क्वायर और r कैप। हमें मालूम है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज डायरेक्शन होती है, जिसको आर कैप से डिनोट किया है, ये आर कैप डायरेक्शन है इसकी ई वेक्टर की। और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स चार्ज लगा देते, टुवर्ड्स चार्ज के लिए माइनस आप लगाते यहाँ पे माइनस आर कैप। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डी ई वेक्टर इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो डी क्यू की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ये हमने डी क्यू को निकाला हुआ है पहले से, तो आपके पास आएगा डी वेक्टर इज इक्वल टू कि लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आ गया। और मान लीजिए हमें तो नेट चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी पूरे के कारण से चाहिए, टोटल कितना होगा, तो आप जानते हो इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीग्रेशन डी, ये नेट आ गया। ई वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई वेक्टर इंटीग्रेशन के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहां पर जो कांस्टेंट नाम है वो इंटीग्रेशन से बाहर और बाकी का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो क्या आएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्डा और इंटीग्रेशन में डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आ गया। तो यहां पे आप इसका इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डीएल का इंटीग्रेशन, तो जानते हैं डीएल जब कभी भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो कोई मैथ्स वाला इंटीग्रेशन बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं होगा, यह बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है कि अगर हमें लेंथ के लिए इंटीग्रेशन करना है जिसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन, तो इसे उसको हमें टोटल लेंथ पुट करनी है वहां पे। जैसे टोटल लेंथ आपको गिवन है एल, तो डीएल की जगह पे आप एल लगा दीजिए। अगर मान लो सर्कमफेरेंस दिया है और रेडियस दिया है आर, तो डीएल की जगह पे आप लगाएंगे 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस के इक्वल टोटल सर्कमफेरेंस जो होगी 2 पाई आर, तो डीएल की जगह पे 2 पाई आर लगा दो, इंटीग्रेशन हो जाता है। ऐसे यहां पे अगर कहीं पे कोई भी लेंथ दी हुई है तो इसकी जगह पे टोटल लेंथ पुट करनी है हमको, इंटीग्रेशन हो जाता है। ओके, तो यहां पे ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाई चांस मान लो मैंने ये कहा कि यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल लगा है Q नॉट, ये Q नॉट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑन दिस चार्ज Q नॉट, चार्ज इस Q नॉट पे कितना फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है dF वेक्टर इज इक्वल टू होता है Q नॉट dE वेक्टर, F इज इक्वल टू QE वेक्टर पढ़ा है ना, तो उसी से
डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी ई वेक्टर। जब हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल लगा दिया, और टोटल चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन वाला वैल्यू लगा दो। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अगर टोटल चाहिए तो यहां पे कहेंगे क्यू और इंटीग्रेशन में डी वेक्टर, जिसको हमने ई निकाला था, ये रहा क्यू वेक्टर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं वहां पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्डा इंटीग्रेशन डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इंटू क्यू नॉट, और क्यू नॉट को ले आएंगे बाहर क्योंकि कांस्टेंट हमें, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्डा क्यू नॉट इंटीग्रेशन में डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इट विल बी द आंसर। ये हमारे पास यहां पर हो गया फॉर्मूला एफ वेक्टर के लिए। फोर्स ऐसे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है तो हमें स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करना है। स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू स्मॉल होगी, और अगर हम उसको होल लिमिट में इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। बाई चांस अगर आपसे फोर्स पूछता है तो व्हाट इज द फोर्स, तो आपने कहा था यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। फिर आपने कहा था F इज इक्वल टू क्यू ई, तो ई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो F आ जाता है आपके पास। फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो होता है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। बिल्कुल सिमिलर, सेम एज सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे पढ़ना है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होती है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है आपको। ओके, तो बात करते हैं हम नंबर 2 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम बात कर रहे थे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर रहे थे, तो आप इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया है, उसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर आप कहेंगे देन इट इज सेड टू बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपने कहा इफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिंबल होता है इसका सिग्मा। ओके, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिट एरिया पर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पर लिया था हमने यूनिट लेंथ, और यहां पर ले रहे हैं यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिट सरफेस एरिया पर, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, वहां पे लैम्डा सिंबल था, यहां पे सिग्मा। ठीक है, लेट dq चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस एरिया ds। सरफेस एरिया को आप ds से या फिर da से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ds लिख सकते हो, da लिख सकते हो, एरिया का सिंबल है दोनों। तो यहाँ पे s का मतलब सरफेस एरिया होता है, इसलिए मैंने s लिखा है। तो एरिया ds, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ds। dq बाई ds एरिया से डिवाइड किया हुआ आपने, यूनिट एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको कह रहे हैं आप सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ds। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया ना पर में, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन निकालें तो मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो l माइनस 2ta, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो यहां से अगर आप चाहें तो dq को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dq इज इक्वल टू, ये इधर गया तो सिग्मा ds, ये dq वैल्यू आएगी। इन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मानो सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो उस कंडीशन में टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये क्यू अपॉन एस आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अगर वहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो टोटल चार्ज और टोटल एरिया अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया रेगुलर इरेगुलर कैसा भी, और उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका स्मॉल एलिमेंट लिया ये वाला जिसका एरिया है ds, और चार्ज इस पर dq, चार्ज इस पर dq, तो इसके कारण से r डिस्टेंस पे पॉइंट है p, और यहां पे निकालना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो यहां पे इस स्मॉल एलिमेंट के कारण से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq एट पॉइंट p, तो d इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर। तो q की जगह क्या लगाएंगे आप, dq, स्मॉल एलिमेंट वाला चार्ज, तो k dq अपॉन r स्क्वायर r के सेम है जैसे पहले किया था वैसे ही है। अब
डी वेक्टर निकाल, डी वेक्टर कैलकुलेट करें तो डी क्यू की वैल्यू ये अप्लाई कर सकते हैं, आपने निकाली नहीं थी, सिग्मा डीएस, तो यहां पे लगा सकते हैं, तो की सिग्मा डीएस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, आप कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे के कारण से कितनी आएगी, तो जानते हैं क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहां पे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो बाहर और बाकी का इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे आएगा आपके पास ई वेक्टर इज इक्वल टू की सिग्मा इंटीग्रेशन में डीएस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आ गया। अब आप सोच रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन अगर आर कांस्टेंट है तो यहां पर डीएल होने पर टोटल लेंथ अप्लाई कर रहे थे और डीएस होने पर टोटल सरफेस एरिया अप्लाई करेंगे, टोटल एरिया लगाना है, तो कंडीशन क्या है, आर शुड बी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट होनी चाहिए तभी लगा सकते हैं आप, आर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो हमारे पास जनरली जितनी भी चीजें मिलेंगी, जितनी हमारे पास एप्लीकेशन मिलेंगे उन सब में आर कांस्टेंट ही होगा जनरली, तो फिर हमारे पास इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। डीएस आता है तो उसकी जगह पे टोटल एरिया पुट करना है, डीएल आता है तो टोटल लेंथ पुट करनी है, और अगर वॉल्यूम की बात आती है तो अभी आगे करने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहां पे आ गया, अब डीएफ निकालना है। मान लो यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा है क्यू नॉट, ये रख दिया मैंने क्यू नॉट, अब मैंने पूछा इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, तो आपको मालूम है डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वेक्टर, या एफ इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर कह सकते हो, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी वेक्टर, या डी वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास ई आई थी तो डायरेक्ट लगा सकते हो ई वेक्टर, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू के सिग्मा डीएस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप क्यू नॉट, क्यू नॉट को बाहर ले आओगे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू के सिग्मा क्यू नॉट और इंटीग्रेशन में डीएस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, तो ये होता है हमारे पास यहां पे सरफेस के लिए, कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पर है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। अब मैं बात करने वाला हूं वॉल्यूम के लिए, बिल्कुल सिमिलर ऐसी बात करूंगा, सेम एज। तो चलिए तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल सेम एज उसी तरीके से बात करने वाले हैं। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी देन इट इज सेड टू बी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां अगर किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ पर क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट एरिया पर क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और पर यूनिट वॉल्यूम पर क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ओके, सो लेट dq चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम dv, dv वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है dq, तो आप देखेंगे यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू, सिंबल इसका रो होता है, तो रो इज इक्वल टू dq बाई dv, ये आ गया आपके पास। स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब हो गया, वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ है, और डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो L क्यूब ऊपर जाएगा तो L माइनस 3TA, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। अब dq की जरूरत पड़े कभी तो dv को इधर ले जा सकते हो, तो यहां पे आएगा dq इज इक्वल टू रो dv, ये पुट किया जा सकता है। इन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो q अपॉन v से निकालेंगे आप यहां पे रो को। ओके, निकाला मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैंने क्या किया, यहां पे कोई 3D सरफेस को कंसीडर कर लिया, ये 3D सरफेस है कोई। अब इस 3D सरफेस में यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वॉल्यूम पर dv वॉल्यूम पर dq चार्ज है, dv वॉल्यूम पर dq चार्ज है ये। तो यहां पे हमने जो निकाला था dq बाई dv, ये रो आया था हमारे पास, इसके कारण से, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पे निकालूंगा तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq एट पॉइंट P पर, तो वही सेम फॉर्मूला dv वेक्टर इज इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर r कैप, dq की वैल्यू पुट करें तो ये dq की वैल्यू रो dv। अब वॉल्यूम के टर्म्स में चल रही है ये बात, तो यहां पे आएगी रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप, और नेट चाहिए तो इंटीग्रेशन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dE वेक्टर, और वैल्यू पुट कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ओके, मेरे को फोर्स निकालना है, मैंने यहां पे P पॉइंट पे कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया Q नॉट, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q नॉट, कितना फोर्स लगेगा इस पे, तो वो फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल टू QE,
तो यहां पे वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आपके पास वॉल्यूम के लिए आ गया। आपको इतना से याद रखना है कि जब कभी भी डीएल लिखा होगा तो लाइन इंटीग्रेशन करना है, यानी टोटल लेंथ पुट करनी है, बशर्ते आर कांस्टेंट हो तो। और डीएस लिखा है और आर कांस्टेंट है तो टोटल एरिया लगाना है, और आर कांस्टेंट है और डीवी लिखा है तो टोटल वॉल्यूम अप्लाई करना है। डीवी है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम पुट करेंगे आप यहाँ पे, जो भी शेप है उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा वो पुट कर देना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो गया। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये तो हुआ हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी। अब आगे बात करने वाले हैं हम कि इसका यूज कैसे करते हैं, यानी क्या क्वेश्चन हो सकता है इस पे, कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसके बेस पे एप्लीकेशंस तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, साथ में अभी एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलती है, तो देखिए क्वेश्चन हमको दिया है, चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लूप ऑफ रेडियस R। लूप यानी सर्कमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है Q चार्ज यूनिफॉर्मली। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट at a distance x from the center of the axis of the loop। तो लूप की जो एक्सिस है उस पर कोई पॉइंट है P और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। x डिस्टेंस गिवन है और साथ में एक और कहा ऑल्सो एनालाइज x मच इज ग्रेटर देन r। हमें इस कंडीशन के लिए भी एनालाइज करना है इसको। ओके, तो पहले तो यहां पे ये जो लूप है इसकी रेडियस r गिवन है, Q चार्ज गिवन है, और यहां पर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस x आपको दी है उससे P तक, और P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो काम है आप क्या करें कि इसकी सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करें, लेंथ सर्कमफेरेंस। अरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, क्योंकि सर्कमफेरेंस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप कहेंगे लेंथ इक्वल टू सर्कमफेरेंस। तो L इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई r। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, तो Q अपॉन 2 पाई r, ये लैम्डा की वैल्यू होगी। लैम्डा की जब कभी जरूरत पड़ेगी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, Q अपॉन 2 पाई r। ओके, तो यहां पर ये हमको गिवन है, दिया हुआ है Q चार्ज, R रेडियस, लेंथ मालूम पड़ गई 2 पाई r, तो Q अपॉन 2 पाई r हो गया। अब मेरे को यहां पे निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को यहां से यहां तक। एक्चुअल में लूप जो है वो ऐसे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और एक्स सेंटर से डिस्टेंस ऐसे ली हुई है। यहां पे लूप ऐसे रखा हुआ है और डिस्टेंस ये सेंटर से ऐसे ली हुई है। क्लियर? तो यहां पे अब यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो तो सेम होने वाली है। तो यहां पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट तो यहां पर कंसीडर कर लिया, दूसरा स्मॉल एलिमेंट मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, तो ये तो नाम दे दिया ए और इसको दे दिया बी। ये ए है स्मॉल एलिमेंट, लेंथ है इसकी डीएल, और इसकी लेंथ भी डीएल, और ये स्मॉल एलिमेंट है बी। ओके, तो यहां से ए से पी तक की डिस्टेंस और बी से पी तक की डिस्टेंस वो सेम होगी, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर AP is equal to BP is equal to small r is equal to, स्मॉल r को कैलकुलेट करना पड़े तो पाइथागोरस लगा सकते हो। ये x है और ये r है, तो आप कहेंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर हाफ, पाइथागोरस लगा दिया, तो ये मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू आ गई। ओके, ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक AP और BP ये पता चल गया, AP और BP इक्वल हो गए r की इक्वल। क्लियर? नाउ अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके कारण से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूं, तो अवे फ्रॉम द चार्ज आपको मालूम है, तो डायरेक्शन ये तो आएगी, यानी एपी डायरेक्शन आएगी, और इसके कारण से निकालूंगा तो ये आएगी बीपी डायरेक्शन आएगी। तो यहां पे अगर मैं कहूं ड्यू टू ये इसको DE1 कहा, तो DE1 की वैल्यू होगी DE1 वेक्टर इज इक्वल टू के, आपने पीछे पढ़ा था DQ स्मॉल एलिमेंट के कारण से, तो K DQ अपॉन R स्क्वायर और डायरेक्शन R कैप, तो R कैप की डायरेक्शन तो ये वाली है ना, तो इस डायरेक्शन को आप चाहो तो मोड फॉर्म में लिख करके ऐसे लिख सकते हो, DE1 वेक्टर मोड इज इक्वल टू, मोड लगा दिया मैग्नीट्यूड K और DQ की वैल्यू लैम्डा DL,
तो लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और यहां आर के पीछे पे क्या लिखूंगा, अब इसकी डायरेक्शन को अलग लिखना है, मोड लगा दिया, मैग्नीट्यूड आ चुका है नंबर 2, और डायरेक्शन क्या लिख दूंगा इसकी dE1 की एपी वेक्टर, एपी वेक्टर। क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इसके कारण से निकालूंगा तो डायरेक्शन ये वाली आएगी, तो सिमिलरली करके लिख देता हूं, फॉर्मूला तो ये आने वाला है, वैल्यू तो यहां पे जो है वही यहां पे, डिस्टेंस वही सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है, डायरेक्शन आपको दिख रही है बीपी वेक्टर होगी, तो सिमिलरली करके लिखें, सिमिलरली dE2 वेक्टर मोड इक्वल टू की लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी बीपी वेक्टर। ओके, ये बीपी वेक्टर, तो यहां पे के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन डिफरेंट, तो यहां पे आप बोलेंगे ये यहां से पता चल रहा है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड dE1 वेक्टर मोड इज इक्वल टू dE2 वेक्टर मोड, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन डिफर है, और आपको मालूम है जब डायरेक्शन डिफर हो तो हमें कंपोनेंट तोड़ने होते हैं, कंपोनेंट रिजॉल्व करने होते हैं, तो ऐसे dE1 की कंपोनेंट तोड़ूंगा, dE2 की कंपोनेंट तोड़ूंगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये वर्टिकल अपोजिट ये थीटा हो गए, तो जब मैं dE1 की कंपोनेंट करूंगा तो यहां पे ये कंपोनेंट आने वाला है dE1 cos थीटा, एंगल के साथ वाला, और ये कंपोनेंट आने वाला है dE1 sin थीटा, ये dE1 sin थीटा आएगा। ऐसे ही dE2 के करें तो इसको बोलेंगे dE2 cos थीटा, और इसको dE2 sin थीटा, ये आ गया। अब dE1 cos थीटा, dE2 cos थीटा, ये तो सेम डायरेक्शन में, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप यहां पे कहने वाले कि dE1 sin थीटा एंड dE2 sin थीटा both are equal in magnitude and opposite in direction, so they are cancel each other, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, यहां पे ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, सो इसलिए इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बट these two components are in same direction, so they will add, तो यहां पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब आप देखें मैंने तो दो ही तो एलिमेंट लिए थे, एक यहां पे और एक यहां पे, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स बोलते हैं आप इनको, डायमीटर के अलावा, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन यहां पे ये तो बहुत सारा है, देयर आर सो मेनी स्मॉल एलिमेंट्स, यहां पे इस पूरी सर्कमफेरेंस पर बहुत सारे एलिमेंट्स बनने वाले हैं, तो सबके कारण निकालना मेरे को, केवल दो के कारण निकालना होता तो ऐड कर देता, सबके कारण निकालना है तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, अभी बताया था कि आपको इंटीग्रेशन करना है उसका, और इंटीग्रेशन करते ही आपको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, सो आप कहेंगे यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dE1 cos थीटा, dE1 cos थीटा, इसका नहीं करना है, इसी का करना है, इसके अलोंग, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुके हैं, ये वाले हैं, ये वाले बचे हैं बस केवल, इसका भी ये वाला कंपोनेंट बचा है, इसका भी ये कंपोनेंट बचा है, जितने स्मॉल एलिमेंट बनेंगे सबका ये कंपोनेंट बचेगा, ये दोनों क्रॉस हो रहे होंगे, तो इसीलिए इसी कंपोनेंट का मैंने इंटीग्रेशन किया है। ओके, तो यहां से इस डायग्राम से अगर मैं cos थीटा ढूंढना चाहूं तो थीटा तो ये वाला एंगल है, और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो cos थीटा तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो यहां पे x और हाइपोटेन्यूज है r, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन r, cos थीटा तो यहां से निकाल देंगे, तो cos थीटा को लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, ये वैल्यू लिख दूंगा मैं cos थीटा की इस डायग्राम से, तो dE1 मैं कैलकुलेट कर चुका हूं ऑलरेडी, तो वैल्यू पुट करना और इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ गया। तो क्या करें, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू, अब cos थीटा ये रहा x अपॉन r, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्मॉल r है, x अपॉन r,
तो x अपॉन r की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर? अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k लैम्डा dl x अपॉन r क्यूब, जो कांस्टेंट हमें बाहर लाना है और r की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू तो आप जानते ही हो, स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकाली थी, पाइथागोरस से ये निकाली हुई थी स्मॉल r की वैल्यू। तो यहां पे स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर डालो। तो e इज इक्वल टू की बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, x यहां से यहां तक फिक्स वैल्यू है, बाहर ला सकते हो x, और इंटीग्रेशन में बचेगा आपके पास dl और r क्यूब की वैल्यू है आपके पास यहां पे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर हाफ थी, लेकिन वहां पे क्यूब है 3 है, तो हाफ और होल पावर 3, तो 3/2 हो गई। तो यहां पे आ जाएगी 3/2। ओके, यहां पे ये r की पावर 3 थी और r की वैल्यू में आ रहा है हाफ, तो जब हाफ का पावर 3 करेंगे होल पावर 3 तो 3/2 आएगा। क्लियर? अब इस टर्म को, ये तो यहां से यहां तक कितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हो सबके लिए कांस्टेंट हमें बाहर ले आओगे, और डीएल का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि डीएल का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ पुट करनी है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी वहां पे 2πr सर्कमफेरेंस की इक्वल, तो यहां पे पुट कर दो, आंसर आ गया E इज इक्वल टू के लैम्डा x इंटू डीएल की जगह पे ये तो आ गया बाहर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और इंटीग्रेशन डीएल, और डीएल की जगह पे 2πr लगाना है और सॉल्व करना है, तो आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे E इज इक्वल टू के लैम्डा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू और इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे 2π कैपिटल R, 2π कैपिटल R, ये सर्कमफेरेंस। क्लियर? तो यहां पे आंसर आया E इज इक्वल टू के लैम्डा 2π x r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और E इज इक्वल टू के, अब लैम्डा की वैल्यू थी q अपॉन 2πr, q अपॉन 2πr इंटू 2πx r अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो 2πr 2π और r ये क्रॉस हो गया, तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। इसको भी आंसर कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, यहां पे लैम्डा हमने अपनी तरफ से माना हुआ है, और आप जानते हैं मैथ का रूल है ये कि हमने जो टर्म अपनी तरफ से सपोज किया उस टर्म में कभी भी आंसर नहीं देना है। अगर लैम्डा गिवन होता क्वेश्चन में तो दिस इज आल्सो आंसर, ये भी आंसर होता, फिर ये भी फाइनल आंसर होता। तो अब फाइनल आंसर ये वाला हुआ, क्योंकि क्यू हमको गिवन है, आर हमको गिवन है, गिवन टर्म्स में हमें आंसर देना है, जो हमने अपनी तरफ से सपोज किया है उसमें आंसर कभी नहीं देना है। तो यहां पे हमारे पास आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। क्लियर? अब कंडीशन जो कह रहा था, इफ x मच ग्रेटर देन r, अगर x की वैल्यू r से बहुत बड़ी है तो क्या करना है, r इसका मतलब बहुत छोटा हो गया, और बहुत छोटा हो गया तो छोटे वाले टर्म को नेग्लिजिबल कंपैरेटिव मानते हैं, नेग्लिजिबल सपोज करते हैं, तो r स्क्वायर इज सपोज टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू x स्क्वायर। क्लियर? तो r स्क्वायर को जब नेग्लिजिबल मानोगे तो r स्क्वायर की जगह पे 0 लगा दो। क्यों मानना है? क्योंकि x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा बड़ी है, जब x बड़ी है तो इसका मतलब r बहुत छोटा हो गया x से, और r बहुत छोटा हो गया तो r स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो जब छोटा होगा तो इसको इसकी कंपैरेटिव नेग्लिजिबल मानेंगे, और नेग्लिजिबल मानते हैं तो r की जगह पे 0 लगा दो, तो आएगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन 0 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 करना है तो पावर 3 आया, तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स ऊपर है और एक्स नीचे क्यूब है, तो यहां से इसको क्रॉस करूंगा तो 2 पावर बचेगी, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इट विल बी द आंसर इन दिस कंडीशन। अगर ऐसा हो x बहुत ज्यादा बड़ा हो r से, तो आंसर आएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द लूप, P पॉइंट की डिस्टेंस है एक्सिस पे,
एक्सिस पे डिस्टेंस दी हुई है, तो एक्सिस पे आपके पास ये वैल्यू आती है। ओके, तो ये तो हुआ आपके पास एक। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, इसी में एक और क्वेश्चन क्या बनता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब इसी में एक क्वेश्चन और, ए स्फीयर एंड ए सर्कुलर लूप आर आइडेंटिकली चार्ज्ड। अभी तो हमने लूप किया था, लूप को सॉल्व किया था और लूप के लिए रिजल्ट आया था हमारे पास। लेकिन अब उसने कहा कि एक स्फीयर है और एक सर्कुलर लूप है, तो मैंने ये तो बनाया लूप और ये बना दिया स्फीयर, और दोनों पे इक्वल चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज, सेम नेचर है और सेम मैग्नीट्यूड है, आइडेंटिकल चार्ज, बोथ आर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, दोनों की रेडियस भी कैपिटल आर है, यहां पे इसकी आर और इसकी भी रेडियस कैपिटल आर, दोनों की रेडियस कैपिटल आर है। बोथ हैव चार्ज क्यू, द सेंटर ऑफ स्फीयर इज ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। तो स्फीयर का जो सेंटर है ये वाला, ये पी पॉइंट, ये स्फीयर का सेंटर है पी, तो पी इसकी एक्सिस पे लाई करता है, इस लूप की एक्सिस पे लाई करता है स्फीयर का सेंटर। तो कह रहा है ऑन द लूप एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r√3। तो जो मैंने x लिया था यहां से यहां तक की, वो x की वैल्यू गिवन है आपको r√3, x इज इक्वल टू r√3, ये गिवन है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर से फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके कारण से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये हमें मालूम है, पी पॉइंट पर कितनी होगी। अब पी पॉइंट पे वहां पे जो स्फीयर रख दिया उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स तो हम जानते हैं, वी नो दैट फोर्स F इज इक्वल टू QE। ओके, तो चार्ज तो हमें मालूम है Q और E हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो फोर्स आएगा F इज इक्वल टू Q इंटू, अब E की वैल्यू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की होल पावर 3/2। ओके, तो यहां पे अब x हमको गिवन है r√3, तो x की वैल्यू पुट करनी है r√3। तो जब मैं पुट करूंगा यहां पे, तो यू में राइट ऑल्सो k q स्क्वायर, एक q और एक दूसरा q स्क्वायर x की पे r√3 अपॉन r स्क्वायर प्लस r√3 स्क्वायर और होल पावर 3/2। क्लियर, x की जगह पे r√3 x स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर होल पावर 3/2। अब सॉल्व करें तो f इज इक्वल टू k q स्क्वायर r√3 अपॉन r स्क्वायर प्लस यहां से आएगा 3r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर हो गया, तो 4r स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं, 4r स्क्वायर होल पावर 3/2। और क्या लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू k q स्क्वायर r√3 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2r की होल स्क्वायर और होल पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से 2 अपॉन में और ये 2 ये तो क्रॉस हो गए, तो होल पावर 3 आ गई, तो f इज इक्वल टू k q स्क्वायर r√3 अपॉन, अब यहां से होल क्यू करूंगा तो यहां पे आएगा 2r इंटू 2r इंटू 2r, क्यू करना है 3 टाइम्स, ये आ गया। अब जो क्रॉस हो रहा है टर्म उसको क्रॉस कर दो, तो आंसर आया f इज इक्वल टू k q स्क्वायर √3 अपॉन 2 2 4 2 8 r स्क्वायर। क्लियर, अगर आप चाहें k की वैल्यू पुट करना तो k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, एयर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस लॉ, एरिया वेक्टर, इन सब बातों पर। तब तक के लिए थैंक यू।